यस, थैंक यू। चलिए बच्चा लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को। मैंने जो चीज पढ़ा दिया है एक बार वापस रिकैप करता हूँ। रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल हो गया है, वेरिएबल सेपरेबल भी हो गया है। आज जो हमारा टारगेट रहेगा लेक्चर का बेटा लोग रहेगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल, पोलर फॉर्म एंड होमोजेनियस इक्वेशन। तीन चीजें पढ़ने वाली हैं, लेकिन उससे पहले मैं आगे जाऊं, जो मैंने होमवर्क दिया था याद है आप लोगों को, मैंने पीडीएफ भेजा था तो आप लोगों से बोला था क्लियरली कि बेटा मैंने ब्लू फॉन्ट में होमवर्क दिया है। क्या आप लोगों ने ट्राई किया? क्या आप लोगों ने ट्राई किया? यस सर, किया था। वेरी गुड। कितना बना बेटा आप लोगों से? 1 2 मोर देन 2 बना पाए आप लोग? एक भी नहीं सर। आपका ना का जवाब हम यही समझते हैं कि आप एक भी नहीं बनाए हो। मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, इनफैक्ट मैंने दिया था ताकि आप लोग सोचो। मेरा मकसद ये नहीं था कि आप सॉल्व करके आओ, मेरा मकसद ये था आप ट्राई करो। मैं उससे पहले जाऊं सॉल्व कराऊं, लेकिन एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं। बेटा मैंने मॉर्निंग में आप लोगों का टेस्ट पेपर डिस्कस किया था और इसमें से एक सवाल पूछा गया था। मैंने जानबूझकर वो सवाल नहीं बताया। वो सवाल कहाँ है? ये नहीं है, ये है वो सवाल। ये रहा। अब सुनिएगा ध्यान से। सर आपको कैसे समझ में आया कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है और आप डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर में इसको कवर करेंगे? सिंपल सा फंडा है बेटा, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैंने जब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट किया था पढ़ाना, क्लियरली बोला था कि बेटा एक प्रॉब्लम आता है जिसको बोलते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स, जो लेक्चर नंबर 2 या लेक्चर नंबर 3 में कवर किया गया है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में आपको दो चीजें बताई थी मैंने, एक होता है जनरल सोल्यूशन, एक होता है पर्टिकुलर सोल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन वो चीज है कि सर जब कर्व के इक्वेशन को आप फाइंड करते हैं और जो आपका कांस्टेंट सी आता है, अगर वो सी को सी ही रखते हैं आपका जनरल सॉल्यूशन बनता है। और अगर आप सी को कुछ पर्टिकुलर वैल्यू दे देते हैं आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर हम सी का वैल्यू क्या खुद से देंगे? बिल्कुल नहीं। सी का वैल्यू देते टाइम बेटा आपको क्वेश्चंस विथ कंडीशन दिया जाएगा। और एग्जैक्टली सेम सवाल आपके एग्जाम में आया। जिसने किया रहेगा बेटा बहुत अच्छा, नहीं किया रहेगा अब समझ जाओ। करने में टाइम कितना लगेगा बेटा? नहीं विश्वास करोगे, 5 से 10 सेकेंड। सुनिए ध्यान से। पहला चीज कि आपको यह समझना जरूरी है कि सर ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल आपके दिमाग में कैसे चमका कि ये है। देखिए बेटा फंक्शन का डेरिवेटिव दिया है, फंक्शन का डेरिवेटिव दिया है। फंक्शन का वैल्यू व्हेन y इज 0 एंड y इज 0 व्हेन x इक्वल टू 5। y 0 है जब x का वैल्यू 5 डालते हो। फिर बोल रहा है कि एक काम कीजिए, x का वैल्यू क्या होगा जिसके लिए y का वैल्यू 3 हो। मैं बार बार बोलता हूं बेटा कि जितना जल्दी हो सके दोस्ती कर लीजिए आप इससे। ये जो y आप देख रहे हो, y का डिफरेंशियल इक्वेशन में दो तरीका से नाम आएगा। आप पूरे कैलकुलस में पढ़े हो y का नाम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में एनसीईआरटी ने खुद के लैंग्वेज में लिखा है। किसी को याद है बेटा क्या था? y इज इक्वल टू y ऑफ परफेक्ट। नामों से दोस्ती कर लीजिए। इसका मतलब समझे आप कि फंक्शन का वैल्यू 3 कब होगा? फंक्शन का वैल्यू 3 कब होगा मतलब x का किस वैल्यू के फंक्शन का वैल्यू 3 लाया जाए। तो सीधा सीधा दिख रहा है सर, फंक्शन का डेरिवेटिव दिया है, आपको फंक्शन पूछ रहा है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है। बिल्कुल सिंपल था। अच्छा अब बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। ऑब्वियस बात है कि यहां पे मैं कोई लगातार नहीं पढ़ा रहा हूं कि आपको समझ में आएगा कि सर अगर आप एक टॉपिक पढ़ा रहे हो वेरिएबल सेपरेबल तो आप जो क्वेश्चंस दोगे ये वेरिएबल सेपरेबल का भी रहेगा। ये एग्जाम में आया आपका। अगर एग्जाम में आया है तो बेटा सबसे पहले फंक्शन को लिखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखिए। एंड बहुत ही आसान बात है बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन से फंक्शन के पास जाने का एक ही रास्ता है, इंटीग्रेशन के थ्रू जाओगे आप। e पावर -2/y। मैंने आपको क्या बोला था बेटा? सभी मेथड्स को आप भूल जाइए, जरूरत ही नहीं है कोई मेथड को याद रखने का। सर ये मेथड है, ये मेथड, ये कोई याद मत रखो। मकसद आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि वी हैव टू एट द एंड ऑफ द एवरी इक्वेशन वी हैव टू सेपरेट y एंड x, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। चाहे क्वेश्चन में आप थोड़ा भी देख पा रहे हैं जिसमें y और x आप अलग अलग कर पाए। हाँ जी सर बिल्कुल। कैसे कर पाओगे बेटा? सर -2y डिवाइड में चला जाएगा। अच्छा अब इसको चाहते तो आप ऐसा भी लिख सकते थे, e पावर 2y dA dy इज इक्वल टू dx। बोलिए हाँ कि ना? यस सर। जैसे ही y और x को सेपरेट किया बेटा नेक्स्ट क्या होता है? बोलिए। इंटीग्रेट बोथ साइड्स। जैसे ही आप इंटीग्रेट करोगे इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 2y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ। एंड ये तो बहुत आसान है। कोई मुझे बताएगा बेटा e पावर 2y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा? e raised to power 2 divided by e to y upon 2। कई बच्चे 2 को डिवाइड करना भूल जाएंगे बेटा, कभी नहीं।
Don't forget to divide the integration by coefficient of x और coefficient of y. जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना आप नहीं भूलेंगे. अच्छा, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? x होता है. x प्लस का डालोगे प्लस सी. डालेंगे. सर क्या बेटा मेरा ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है कि जनरल सॉल्यूशन है? जरा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए. सर जनरल सॉल्यूशन. जनरल सॉल्यूशन. अब मुझे बताइए आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन के पास कैसे पहुंचोगे? जब x और y की वैल्यू पुट करेंगे. ओके कूल. तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा पुट x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 0. लेफ्ट साइड में मिलेगा बेटा e पावर 0 बाई 2 इज इक्वल टू 5 प्लस c. एंड यहां से आपको मिलेगा e पावर 0 इज 1 बाई 2 माइनस 5 इज इक्वल टू c. c का वैल्यू कितना आ रहा है बच्चा लोग जल्दी बताइए जरा. implies that c equal to minus 9 by 2. -9 by 2. क्योंकि मेरा c का वैल्यू आ गया, अब मैं इजिली फंक्शन के इक्वेशन को लिख सकता हूं. फंक्शन का इक्वेशन होगा बेटा e पावर 2y इज इक्वल टू डिवाइड बाई 2 है इज इक्वल टू x माइनस 9 बाई 2. आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सॉरी when y is equal to 3. जब y का वैल्यू 3 है तो x का वैल्यू क्या होगा? बहुत ही सिंपल था, आप रख दीजिए y की वैल्यू पुट. y is equal to कितना बोलिए आप लोग? y is equal to 3. और x का 3. फाइंड करना है. ये हो जाएगा e पावर 2 into 3 डिवाइड बाई 2 प्लस का 9 बाई 2 मैं इधर लेके आ रहा हूं क्योंकि मुझे x का वैल्यू चाहिए तो मैं सेपरेट कर दूंगा. ये हो जाएगा x एंड फाइनली बेटा आंसर क्या आएगा आपका? x इज इक्वल टू e raised to power 6 plus 9 upon 2. डिवाइड बाई 2. क्या कोई ऑप्शन आ रहा है? यस सर. यस सर है. सी ऑप्शन. किसी ने सॉल्व किया था इस क्वेश्चन को टेस्ट पेपर में? किया था. यस सर. आंसर आया? किया था. शायद गलत था. यस सर आ गया. सर गलत था. सावधानी रखना. क्या था? देखो बेटा मैं गारंटी देता हूँ कि अगर मैं जो चैप्टर पढ़ा दिया उस चैप्टर से अगर एक भी सवाल बाहर आ गया तो मेरे को बोलना. हाँ थोड़ा बहुत दिमाग आपका भी लगेगा. मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि एग्जैक्टली सेम सवाल आएगा, बट आई बेट की ये भी चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेरा कोई मकसद नहीं है सॉल्व करने का. जैसे आप इसमें चाहो तो रूट एक्स को टी पुट कर सकते हैं, कहानी आसान हो जाएगी. कल मैं टेस्ट पेपर में डिस्कस करूंगा. आज अपना टारगेट है बाइनोमियल, ये सॉरी बाइनोमियल नहीं यार, बाइनोमियल की याद आ रही है, इसको सॉल्व करना. चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा. ये तो आसान था, मैंने करा दिया था. नहीं कराया था अभी कर लो. एक एक क्वेश्चन को समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, फोकस एकदम बराबर होनी चाहिए आपकी. ये क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स बहुत आसान होते हैं, दिखने में डर लगता है, ऐसा लगता है कि सर ये क्या क्वेश्चन आ गया बहुत ही गंदा सा. बेटा डरने की बात नहीं, क्वेश्चन तो आसान ही होगा यार. चलिए लिखा फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व. इक्वेशन ऑफ कर्व फाइंड करना है. स्लोप ऑफ टैंजेंट. टैंजेंट क्या होता है बेटा? टैंजेंट का स्लोप कितना होता है किसी को याद है? कर्व पे by dx. कितना होता है बेटा? dy by dx. परफेक्ट, वेरी गुड. तो सीधा सीधा इसमें तो दिया तो है सर, आप लिख दीजिए dy by dx इज इक्वल टू कितना बच्चा लोग? 2i by x. यही दिया है ना, पढ़िए जरा ध्यान से कि स्लोप ऑफ हुज टैंजेंट एट एनी पॉइंट x, y इज 2i by x. बेटा यही होता है स्लोप dy by dx एंड इक्वल दिया है 2i by x का. इसको सॉल्व करना. क्या बेटा ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? हाँ जी सर है. क्या आप इसे इक्वेशन ऑफ कर्व फाइंड कर सकते हैं? हाँ जी सर कर सकते हैं. कैसे करेंगे आप? सेपरेट कर दीजिए वेरिएबल्स को. dy by 2y इज इक्वल टू dx by x. नेक्स्ट स्टेप बताएंगे आप लोग? हेलो हेलो बच्चा लोग, नेक्स्ट स्टेप बताइए. Integrate. इंटीग्रेट कर दीजिए. dy by y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx by x. एंड थोड़ा सा टफ है इसका इंटीग्रेशन, उम्मीद है कि आप नहीं बोल पाओगे. 1 by 2 log of mod of y. 1 by 2 log y equal to log x plus c. x प्लस का c. Yes, क्या sir. पर्टिकुलर log c. जनरल सॉल्यूशन है? क्या सामने वाला आपसे कोई इक्वेशन ऑफ कर्व मांग रहा है? मतलब इक्वेशन ऑफ कर्व का मतलब होता है बेटा कोई एक कर्व का इक्वेशन मांग रहा है, इक्वेशन ऑफ कर्व्स नहीं मांग रहा है, बहुत सारा कर्व नहीं मांग रहा है. अगर बहुत सारा मांगता तो आंसर यही आ जाता आपका, क्योंकि इक्वेशन ऑफ द कर्व्स, द कर्व लिखा है, द मतलब स्पेशल कर्व के लिए बात करेगा वो.
कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट सर, यहाँ पे कुछ कंडीशन हमको दिया था। वो कंडीशन ये दिया था कि कर्व इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 1। एक्स की जगह पे क्या रखोगे बच्चा लोग? 1। वाई की जगह पे क्या? 1 अच्छा, यहां से अगर आप चाहते तो ये भी लिख सकते थे। ध्यान से सुनिएगा, मैं 2 को उस साइड मल्टीप्लाई कर दिया। बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, जब मैं 2 को उस साइड मल्टीप्लाई करूंगा, या आप चाहोगे तो मैं ऐसा भी दिखा सकता हूं आपको, ये रूट वाई दिखा सबको, बाई एक्स दिखा सबको, इज इक्वल टू सी दिखा। सोच कर नहीं समझे बेटा, लॉग अपने आगे किसी को नहीं रखता है, सर पे बिठा लेगा। सर तो लॉन भी रहेगा, हाँ जी, लॉन भी तो रहेगा। लॉन से मतलब क्या है? ये सी को आप लॉन सी लिख सकते हैं ना। यस सर। हाँ जब हाँ कहानी लूडो की चलती है तो हम कांस्टेंट को एल एन सी ही ट्रीट करते हैं, यस सर, यस सर। तो ये लॉन हट जाएगा। रूट वाई बाई एक्स इक्वल टू सी। बेटा सबको समझ में आई मेरी बात कि नहीं आई? सर। सबको समझ में आ गई? यस सर। यस। अब क्योंकि x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू भी 1 है, तो क्या c का वैल्यू आप लोग निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे सर। वन। का वैल्यू भी 1 है। 1। अब क्योंकि c का वैल्यू 1 आ गया, इक्वेशन ऑफ कर्व निकालना मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल है सर। क्यों मुश्किल नहीं है? क्योंकि सर इक्वेशन ऑफ कर्व निकालने के लिए आप वापस से जनरल सॉल्यूशन में c का वैल्यू देंगे ताकि वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाए। याद रखिए, बार बार मकसद वही है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो, इंटीग्रेट करो, अगर कहानी पर्टिकुलर सॉल्यूशन की है, सी का वैल्यू निकालो, बाय द हेल्प ऑफ गिवन कंडीशन सी का वैल्यू निकालेंगे आप, वापस से सी का वैल्यू उठा करके जनरल इक्वेशन में रख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। बात समझते हो बच्चा लोग? यस सर। इक्वेशन ऑफ कर्व कितना? इक्वेशन ऑफ कर्व होगा बेटा आपका रूट वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 1। इसका मतलब रूट वाई इज इक्वल टू एक्स आया। बोलो हाँ कि ना? यस सर। अच्छा, एक बात और है, सामने वाला y ग्रेटर देन 0 क्यों दिया है? ये आपने नोटिस नहीं किया? सर क्योंकि मॉड मॉड से पॉजिटिव खुलना चाहिए। जी वापस बोलिए आप। वहां पर मॉड है ना सर, लॉन ऑफ मॉड वाई, वहां से पॉजिटिव वन होता है। परफेक्ट, लेकिन फिर x को क्यों रखा है इसने? फॉर ऑल x। लास्ट इक्वेशन ऑफ कर्व देखिए आप लोग, इक्वेशन ऑफ कर्व कितना आया है? सर ये अपवर्ड आएगा। हाँ, एक और देखिए ना बेटा, क्या रूट, अगर मैं y की जगह पे नेगेटिव वैल्यू ले लूं, क्या रूट डिफाइंड होगा? नहीं, इसलिए सामने वाला बोला है कि y पॉजिटिव रहेगा। मैथ्स के स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए ऐसा किया जाएगा, नथिंग एल्स। और क्या x कुछ भी ले सकते हैं? ले सकते हैं। जब y एक पॉजिटिव नंबर है तो बेटा ये रूट तो पॉजिटिव नंबर ही देगा ना। यस सर। लेकिन फॉर ऑल x नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है। इन शॉर्ट बोला जाए तो जब स्क्वायरिंग कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, यस बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। ये क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़िएगा, आप लोगों को टाइम देता हूं 20 सेकंड। मैं जब तक कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, क्वेश्चन आप लोग देखिए। पढ़ लिया रहेगा आपने, सुपर फास्ट हो आप लोग, पढ़ लिया ना आप लोगों ने? अब ने पढ़ी, अब पढ़ लो। A curve C has the property that it is the tangent at any point P on the C, meets the coordinate axis at A and B, then P is the midpoint of AB. If the curve passes through the point 1, 1, then find the equation of curve. बहुत ही सिंपल है सर, जरा एक बार इसको ज्योमेट्रिकली समझने की कोशिश करते हैं। मुझे कोई बताएगा बेटा इसका मीनिंग क्या है? जस्ट ट्राई करो कि आप लोग कोशिश कीजिए कि आप इसका मीनिंग समझा पाए। कोशिश करेंगे अच्छा आएगा, समझिए जरा। A curve C has the property, बेटा कर्व का नाम क्या है? सी। Has the property that is the tangent at any point on curve. एक काम कीजिए, आप सा कर्व बना लीजिए। बेटा याद रखिए, हमारा मकसद कर्व का जब होता है तो हम एक चांद बनाते हैं, बोलते ना ये चांद का टुकड़ा। एक गाना भी आया था बीच में। यस सर। बना लिया मैंने चांद। अब देखो सामने वाला कोई बोला तो नहीं कि भाई आपको पैराबोला बनाना है, आपको सर्कल बनाना है, ऐसा कुछ इसने बोला ही नहीं। बोला है कर्व, तो हम हमेशा चांद बनाएंगे। अच्छा ठीक है सर, ये कर्व मैंने सी बना लिया। हैज द प्रॉपर्टी दैट इज द टैंजेंट एट एनी पॉइंट पी। सर ये कर्व पे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो बेटा आप कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कीजिए। अच्छा ऐसी बात है सर, तो मान लो कि मैंने पॉइंट कंसीडर किया ये वाला, यस सर। ये लो पी। अच्छा अब इसमें टैंजेंट निकालना है आपको। सर टैंजेंट निकालना कौन सी बड़ी बात है? ये लो टैंजेंट। बना कि नहीं बना बेटा? यस टैंजेंट सर। बना? बना सर।
मिड्स द मिड, ऐसा लिखा है ना कि मिड्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अच्छा, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है सर, जरा बताइए आप लोग। सर एक्सिस। क्या यही बोल रहा है? हाँ जी सर, क्या ये बोल रहा है? हाँ जी सर। अच्छा, एक बात बताओ बेटा कि भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे मिलने वाले पॉइंट होंगे, मैं इन जनरली बात करता हूँ। क्या आप अग्री करते हो कि सर इस पॉइंट पे मिलने वाले हर कोऑर्डिनेट का वैल्यू जो होगा x, 0 के फॉर्म में आएगा? जरा बोलिए यस और नो। सर परफेक्ट। क्या आप मुझे ये बता सकते हो बेटा कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, y। अब x और y का वैल्यू आप देते जाइए और आपको कोऑर्डिनेट मिलते जाएगा। यस सर। नेक्स्ट कंडीशन पढ़िए, देन p इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ओके, मान लीजिए बेटा कि p का कोऑर्डिनेट था h, k। ध्यान से समझिएगा, मैंने मान लिया p का कोऑर्डिनेट है h, k। अब क्या मुझे बता पाओगे बेटा h का वैल्यू एंड k का वैल्यू? h क्या है, k क्या है? मिड पॉइंट है। x/2 y/2। परफेक्ट। मिड पॉइंट क्या होता है बेटा? x/2 x1 प्लस सम ऑफ x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय 2 सम ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय 2, यही होता है मिड पॉइंट। h का वैल्यू जो आएगा x प्लस 0/2, इसका मतलब समझे आप? सॉरी x प्लस 0/2, इसका मतलब समझे बेटा x/2 आ गया। वैसे ही क्या आप a का वैल्यू बता पाओगे? सर। हाँ जी सर, क्या आएगा बेटा? 0 प्लस y/2 इज इक्वल टू y। अच्छा, मतलब सर आप जो h और k लिखे हैं, ध्यान से समझिएगा, जो आप h और k लिखे हो सर, ये x/2 और y/2 है। हाँ जी वही है। अब एक काम करते हैं सर, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, हमको इक्वेशन ऑफ कर्व फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ कर्व क्या होगा बेटा? हम क्या जानते हैं सर? इक्वेशन ऑफ कर्व फाइंड करने के लिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। अब डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कैसे किया जाए सर? डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने की सर कोई बात नहीं है, सिंपल सा काम कीजिए। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, पूरा एओडी में एक स्टेटमेंट पे सिखाया हूं हर बच्चे को। मैं एओडी में एक ही चीज बोला था, क्या लिखा था वापस से उस चीज को लिखा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। अगर आपको कर्व के किसी पॉइंट पे टैंजेंट फाइंड करना है, मेरा बात समझो ध्यान से, अगर किसी पॉइंट पे, सॉरी, अगर किसी कर्व के किसी पॉइंट पे आपको टैंजेंट फाइंड करना है, तो उस टैंजेंट का जो ग्रेडियंट होगा वो दोनों बराबर होगा। ओके, समझा नहीं सर? जरा बोलिए आप। मैं ये बोल रहा हूं बेटा, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट at any point on the curve is equal to gradient of the curve, या मैं ऐसा बोलूंगा slope of the tangent at that point। आपके लैंग्वेज में लिख रहा हूं, slope of the tangent at that point, ये होगा। अच्छा, इसका मतलब ये है सर, इक्वेशन ऑफ कर्व एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, मतलब इस पॉइंट पे आप इक्वेशन ऑफ कर्व निकालना चाहते हैं, ये इक्वल होगा स्लोप ऑफ द टैंजेंट एट दैट पॉइंट। लेकिन सर स्लोप निकाला कैसे जाए? स्लोप कैसे निकालोगे आप बेटा? y2 minus y1 by x2 minus x1। परफेक्ट। स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ टैंजेंट बोल रहे हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लीजिए पहले। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा बेटा? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स हैविंग स्लोप दिस, क्या होगा इक्वेशन ऑफ लाइन बेटा? बताइए आप लोग। फॉर्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल m x माइनस x1। समझे आप? हाँ जी yes बेटा, y माइनस y1 कौन है यहाँ पे? y1 कौन है? 0, 0 यही है ना। आप दूसरा मान लीजिए। यस सर। yes sir वैसे वैसे छोड़ो, आप 0 और x में कंफ्यूज हो जाओगे। आप मान लो ये जो लाइन है बेटा, इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं, मेरे पॉइंट को समझिए। स्लोप ऑफ द टैंजेंट एट दैट पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पे अगर आपको इक्वेशन ऑफ कर्व निकालना है, तो इस पॉइंट का जो टैंजेंट आएगा, इस पॉइंट पे कर्व का जो टैंजेंट आएगा, वो इक्वल होगा इस लाइन के स्लोप के, इसी पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है आपको। y माइनस y1 हो गया बेटा y/2 इज इक्वल टू m मतलब dy by dx इज इक्वल टू x माइनस x1 बताएंगे x/2। बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई। यस सर। अच्छा, अब वापस समझिए बेटा, कितने लोगों को दिख गया सर? इधर y दिख रहा है आपको, इधर dy by dx दिख रहा है, yes sir और इधर x दिख रहा है। नहीं समझा सर? बेटा कैलकुलेशन सिंपल सी है यार, 2y माइनस y/2 इज y/2, 2 कैंसिल कर दिया, 2x माइनस x x/2 आ गया, इतना ही सिंपल है। यस कितना आया?
एक्स बाय वाई, यही है ना। Yes, sir. लेकिन समझने वाली बात क्या है, सुनिएगा, समझने वाली बात ये है सर, ये आपने जो निकाला है, ये आपने जो निकाला है, ये एक्चुअली में इक्वेशन ऑफ लाइन है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है। लेकिन अगर सामने वाला बच्चा इसको ना निकाल करके, जैसे मैं पहला केस कंसीडर कर रहा था, ये पॉइंट निकाल ले और ये पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना चाहे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा बेटा, फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, नथिंग एल्स। ओके, तो आप बोलना क्या चाहते हो सर? बोलना मैं ये चाहता हूँ, यहां से भी अगर स्लोप निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन का स्लोप कितना है बेटा, dy बाई dx। लाइन का स्लोप नहीं निकाल सकते जब 2 पॉइंट दिया है तो, y2 माइनस y डिवाइड बाई x2 माइनस x1, y माइनस 0 डिवाइड बाई 0 माइनस x। स्लोप ऑफ लाइन कितना आ रहा है बेटा, dy बाई dx कितना आ रहा है, माइनस y बाई x। अरे डिफरेंस निकाल के देख लो, y माइनस 0 0 माइनस x। स्लोप 2 पॉइंट से स्लोप ऐसे ही निकाला जाता है यार, अब इतना भी मुझे नाराज ना करो। Yes, sir. याद है ना आपको स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकाला जाता है। अच्छा अब बताइए बॉस, यहाँ से dy बाई dx y बाई x आ रहा था, यहाँ से dy बाई dx y माइनस y बाई x आ रहा है, सही कौन सा है? क्वेश्चन है मेरा, सही कौन सा है सर? ये माना जाएगा कि ये माना जाएगा? 5 सेकंड डायलॉग छोड़ जो करो। पहले लिखा था, हाँ जी बेटा, जो पहले लिखा था, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड क्यों सही है सर, क्योंकि दूसरे वाला क्यों सर? दूसरा सर वाला- क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। हाँ जी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर क्योंकि पॉजिटिव मेरे ध्यान से इक्वेशन ऑफ tangent at any point on the curve is equal to slope of the tangent at that point। दो तरीका है बेटा, कोई बच्चा यहाँ से भी लेके आ सकता है, यहाँ से भी लेके आ सकता है। प्रॉब्लम इज कि आप डिपेंड करता है आप कर्व को कहाँ बना रहे हो। जरूरी नहीं है कि कर्व ऐसा ही बनेगा, सामने वाला कर्व ऐसा भी बना लेता और टैंजेंट कुछ ऐसा आ जाता। समझ गए? कर्व कहीं पे भी पॉसिबल था। बात समझ में आया? अच्छा Yes. आप एक काम कीजिएगा, मान लो कि माइनस वाला ले रहे हो आप, इसको लोगे तो ये हो जाएगा dy बाई y इज इक्वल टू माइनस dx बाई x। इसके बाद क्या करोगे बच्चा लोग? इंटीग्रेट, सॉल्व। वैसे इंटीग्रेट कर दोगे आप, मैं कर दे रहा हूँ यार, dy बाई y इज इक्वल टू माइनस dx सॉल्व कीजिए, ln y इज इक्वल टू माइनस माइनस ln x प्लस प्लस ln c। ln c। जब कहानी लोगों की हो तो कांस्टेंट भी लॉग के साथ आएगा। सर x को इधर लेके आइए, yx जाएगा लॉग प्रोडक्ट में हो जाएगा, x y इज इक्वल टू c हो जाएगा। कुछ कहानी में दिया है बेटा, हाँ जी। कर्व पास हो रहा है 1,1 से, तो c का वैल्यू क्या होगा बेटा? 1। तो मैं डायरेक्टली लिख दूं x y इज इक्वल टू 1। खत्म कहानी। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर, आ गई। यस अच्छा क्या से आपका आंसर क्या आया? x y इज इक्वल टू 1 आया कि नहीं आया? यस सर। यस। आप यहां से भी निकालोगे, यहां से भी निकालोगे, वहां से y बाई एक्स इज इक्वल टू 1 आता है। हाँ जी, वहां से y बाई एक्स इज इक्वल टू 1 आता है। y बाई x इक्वल टू 1 आएगा, तो अंदर नहीं आएगा। यस सर। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हम उतना ही मान के चलेंगे, रेक्टेंगुलर के जैसा ही कंसीडर किया जाता है। इक्वेशन ऑफ कर्व आगे बेटा, सामने जो आया वही आया सर, और क्या। देखो वापस बोल रहा हूं बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन आप गिफ्ट मान के चलिएगा। एओडी के बाद आने वाले सारे चैप्टर्स आपके लिए तोहफा हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन, एओडी सर हाँ जी बेटा बोलो। फिर दोनों में से सही कौन सा है? दोनों सही है, डिपेंडिंग ऑन यू कि आप कर्व ऑप्शन में जो है टिक कर गया, समझिए आप। यस सर। मैक्सिमम बुक में इसको लिखा गया है, लेकिन इन माय ओपिनियन सब सही है। चलिए आगे आते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद अपन लोग जल्दी से बाइंड अप कर देंगे। आने वाले टॉपिक्स आसान है, इसलिए मैं यहां पे टाइम स्पेंड कर रहा हूं। जो भी है वेरिएबल सेपरेबल किंग है, तो मैं वेरिएबल सेपरेबल के ऊपर टाइम देना चाहता हूं और कुछ नहीं। ठीक है बॉस, आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। और मैं वापस से रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, समझने की कोशिश कीजिए। जरूरी नहीं है कि अगर क्वेश्चन नहीं बना तो आपको नहीं आएगा, बेटा समझ में तो आ जाएगा क्योंकि मैं समझाऊंगा,
लेकिन ट्राई कीजिए, एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, मजा आ जाएगा आपको। ये क्वेश्चन सच में जबरदस्त है। और फोटो बना दिया आपने तो बेहतरीन, बनाइए जरा। जो पॉइंट नहीं समझ में आया मेरे से बात कीजिए, समझ में आ गया, गुड। रफ सा स्केच बनाइए, फिर मैं बनाऊंगा। रफ सा स्केच बनाने का मतलब ये होगा बेटा कि आप क्वेश्चन को समझ गए। समझना 50% डन, सॉल्व करना 50% होता है। डन, कर्व स्केच कर लिया आपने? यस सर। कूल। और किसी ने बेटा? यस सर, बना लिया। लोग और कर लिया। अब जो भी आपने ड्रॉ किया है बेटा उसको सीक्रेट रखिएगा। मैं ड्रॉ कर रहा हूं और मैच करके देखिएगा कि सर क्या सवाल यही था। देखो बेटा, एक एक बार एक एक पॉइंट को समझते हैं। थ्रू एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ अ कर्व, क्या बेटा कर्व को मेंशन किया? नहीं। अगर मेंशन नहीं किया तो हम लोग क्या बनाएंगे? चांद बनाएंगे सर। ये लीजिए चांद, हो गया चांद, कर्व है। अब आपने कोई स्पेसिफाई किया नहीं कि कैसा कर्व है, तो हम जो मर्जी वो बनाएंगे सर। विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, ओके चांद बनाना है, लेकिन इस बार कंडीशनल स्टेटमेंट टाइप का है। समझ में आया क्या बोल रहा है? हाँ जी सर समझ में आया। बोल रहा है ये चांद जो बना रहे हो सर आप, ओरिजिन से पास होना चाहिए। लो सर बना दिया मैंने। हो गया कर्व मेरा। लिखा है थ्रू एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ अ कर्व व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन लाइंस आर ड्रॉन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। डन सर, समझ गया मैं। इस कर्व पे एक पॉइंट लेना था, जो पॉइंट का नाम है बच्चा लोग पी एक्स कॉमा वाई। इस पॉइंट के थ्रू कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल लाइंस खींचे गए। बेटा एक बात बताओ, एक पॉइंट के थ्रू कितने लाइंस ड्रॉ किए जा सकते हैं? इनफाइनाइट। नंबर ऑफ लाइंस फाइंड कर सकते हैं, जितना मर्जी उतना कर सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि जो आपका लाइन होना चाहिए कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। अब बात है कोऑर्डिनेट एक्सिस की, बात है कोऑर्डिनेट एक्सिस की। एक्सिस लिखा है, ए एक्स ई एस लिखा है, मतलब दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात कर रहे हैं सर। तो बेटा कितने लाइंस ड्रॉ करोगे आप लोग? सर 2। 2 लाइंस आएंगे, एक एक्स एक्सिस के पैरेलल, दूसरा वाई एक्सिस के पैरेलल। मान लो बहुत, मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया ये, और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया ये वाला। सर कहीं पे भी लिख सकते क्या? नहीं, कहीं पे क्यों लिखोगे भाई? आपको ड्रॉ करनी है, इस पॉइंट के थ्रू ही पास होना चाहिए। ये नहीं कल कितना आप इधर पास करके आ जाओ बोलो सर ये कर लिया, नहीं, इस पॉइंट के थ्रू ही लाइन को पास करना है। ओके सर, पॉइंट्स के थ्रू अगर पास किया सर तो रेक्टेंगल बना? मैं बोलूंगा देखो बना कि नहीं बना। क्या बेटा बन रहा है? यस सर। रेक्टेंगल बन रहा है। यस अच्छा, सर। अब सामने वाला बोल रहा है आपसे कि फाइंड द कर्व गिवन दैट इट डिवाइड्स द रेक्टेंगल। क्या बेटा कर्व रेक्टेंगल को डिवाइड कर रहा है क्या? हाँ जी सर कर रहा है। कहां पे कर? दो पार्ट, एक ये पार्ट हो गया और एक ये पार्ट हो गया। ऑब्वियस बात है ना, एक बड़ा दिख रहा है एक छोटा दिख रहा है। बराबर कब आएगा ना, जब आप लाइन लोगे। यस सर। अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकता है। अगर कर्व की बात है तो एक ज्यादा होगा एक कम होगा। अब इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि कौन ज्यादा है कौन कम है। अभी मैं इस केस को कंसीडर कर रहा हूं। तो मेरे को नीचे वाला कर्व दिख रहा है सर, ज्यादा एरिया लेके बैठा है। कल के दिन में अगर ऐसा कर लेता तो ये वाला ज्यादा हो जाता, समझ रहे हो आप? लेकिन बात सर एरिया की है, बात एरिया की है। तो एरिया ऐसा थोड़ी है कि आप वहां चले जाओ कुछ और एरिया, वहां चले जाओ कुछ और एरिया। नहीं, एरिया तो सेम ही होगा ना, बिल्कुल सेम होगा सर। आप एक रेक्टेंगल लो, ऐसा घुमाओ, एरिया तो उसका सेम ही होगा। एरिया में आपने क्या चेंज कर दिया? डायमेंशन सेम है तो। चलिए आगे आते हैं बेटा। लिखा है और कि डिवाइड्स द कर्व फॉर्म्ड बाय द टू लाइंस एंड द एक्सिस इनटू एरियाज वन ऑफ विच इज 3 times द अदर। ये नहीं समझा सर, वन ऑफ विच इज 3 times द अदर। इसका मतलब समझाओगे बेटा? कि अगर इसका एरिया 1 है तो इसका एरिया 3 होगा। यही होगा ना कि एक एरिया दूसरे के ट्रिपल है।
नहीं समझे? समझे? आगे बोलिए आप लोग, अगर नहीं समझोगे तो मेरे को बोलो तो मैं वापस समझा दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है अपने को। बेटा सबको क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में आया कि नहीं आया? आगे यस सर। वेरी गुड। तो बेटा देखो, जो दो एरियाज मिले हैं अपने को, एक एरिया दूसरे एरियाज के ट्रिपल है। मतलब सर अगर ये एरिया कुछ है तो ये इसका ट्रिपल है, अगर ये 2 है तो ये एरिया 6 है। अब एक बात बताओ कि अगर दूसरा 3 टाइम्स है, इसका मतलब सर पूरे रेक्टेंगल का 3/4 वही हो गया। ओहो, वापस सर क्या बोला आपने? मैंने ये बोला बेटा कि मैं सिर्फ एक एरिया फाइंड करना चाहता हूं, और लेट्स से कि मैंने उसको पेंट करके आपको समझा दिया, और ये एरिया मैं फाइंड कर रहा हूं आपके लिए। मैं ये एरिया फाइंड करने के लिए इंटरेस्टेड हूं। अब सुनिएगा ध्यान से, मुझे कर्व का इक्वेशन फाइंड करना है, मुझे एरिया वगैरह नहीं बताना है, मुझे कर्व का इक्वेशन फाइंड करना है। अगर मैं इस एरिया की बात करूं बेटा, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि सर ये जो कर्व का एरिया आपने लिखा है ये 0 से लेकर x तक है, तो 3/4xy इज इक्वल टू 0 से x f of x dx। सोचिए और जवाब दीजिए, क्या बेटा सही लिखा है मैंने, गलत लिखा है? सर एक्स वाई क्यों सर? वाई बोले बेटा, वाई क्यों आ गया सर? सोचिए जरा, थोड़ा और टाइम दीजिए आप खुद को। हाँ 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 समझे लेंथ इनटू ब्रेड्थ में सर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये जो एरिया ब्लू कलर में दिखाए हो सर, ये पूरे रेक्टेंगल का 3/4 है। अभी भी नहीं समझे? 3/4 ही है ना पूरे रेक्टेंगल का, ये एरिया आएगा, कर्व का एरिया आएगा, और वो कर्व का एरिया कौन सा, जो नीचे बैठा है। सिंपल सी बात। अब एक बात बताइए बेटा, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करना है, कैसे क्रिएट करोगे? दोनों साइड डिफरेंशिएट करके करोगे कि नहीं करोगे? वैसे करेंगे। जरा डिफरेंशिएट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं सर क्या बनेगा। जैसे ही मैं बेटा डिफरेंशिएट करने की बात करूंगा, आपके दिमाग में एक चीज आएगा, क्या आएगा बताओ जरा? देखते हैं कॉन्सेप्ट कौन रिवाइज किया है बेटा। राइट, न्यूटन लेबनिज न्यूटन लेबनिज 0 से x f of x dx। अच्छा कुछ और चीज आपको दिखेगा, क्या दिखेगा? क्या दिखेगा बेटा कि आप सर जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन नलिफाई हो जाएंगे। सर और लेफ्ट साइड वाला तो बहुत आसान है सर, डेरिवेटिव ऑफ x इंटू वाई क्या होता है? x dy बाई dx। हाँ जी सर यही होगा, ये 3/4 है बच्चा लोग। x dy बाई dx प्लस में y इज इक्वल टू, उधर क्या मिलेगा ये बता दो जरा। f x dx। f of x dx, वेरी गुड। मैं लिख दूं y? अब पूछो क्यों सर? तो बेटा f of x को मैंने क्या बोला था, y से रिप्लेस। यस और बार बार यही बोलता हूं, जितना जल्दी दोस्ती करोगे काम आपका आसान होगा। सो नथिंग एल्स, आप देख सकते हो बेटा 3x dy बाई dx, या मैं ऐसा लिख दूं कि 3 इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस का y इज इक्वल टू 4 टाइम्स y। आगे का सॉल्व आप लोग देख सकते हो मैं कैसे करने वाला हूं। 3x dy बाई डी एक्स, चलिए मैं आप लिख कर भी ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू y। कैसे? 3y उधर भेज दिया, y बन गया, 4y माइनस 3y, y बन गया। इसके बाद का कहानी आसान। क्या आसान है सर? क्रॉस मल्टीप्लाई आंसर। dy बाई y इज इक्वल टू dx बाई 3x, यही होगा ना? वैसा मिलते ही आपके दिमाग में आएगा सर मकसद हमारा सफल हुआ, हम दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेट। जैसे ही आपने देखा कि सर x और y अलग अलग हो गए हैं, बेटा इंटीग्रेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, पक्की बात। इंटीग्रेट करते ही फाइनल आंसर कोई मुझे बताएगा बच्चा लोग? ln y 1/3 ln x और ln c 3 ln x प्लस ln c, यही होगा। ln c आएगा सर। हाँ जी बिल्कुल, देता हूँ, लीजिए। और मल्टीप्लाई y क्यूब दिखा सबको? कितने लोग 3 ln करेंगे सर? y क्यूब बाई x इक्वल टू c आ रहा है, यस सबको दिख गया? हाँ
जी सर 3 का मल्टीप्लाई ln इधर है, माइनस में डिवाइड हो गया और ln कट गया, c बच गया। इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है बेटा? इक्वेशन ऑफ कर्व लिखना है, कई तरीका से लिख सकते हो। आप लिख सकते हो y क्यूब इज इक्वल टू सी, ये भी है। आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू सी पावर 1/3, ये भी है। आपकी मर्जी, जैसा मर्जी लिखिए। समझ गए? यस सर। फिलहाल इक्वेशन ऑफ कर्व में इस पे लॉक कर देता हूं। चलिए ना, इस पे मतलब कोई यहाँ पे लॉक कर लीजिए, आपकी मर्जी यार। कहीं पे भी लॉक करेंगे आंसर वही आएगा। मतलब तो एक ही है ना यार, कर्व थोड़ी आप ट्रांसफॉर्म कर दोगे, बात सेम। बेटा इस क्वेश्चन से किसी को कुछ भी डाउट? यस, वंस अगेन न्यूटन लेबनिज आपने रिवाइज कर लिया। और मैं बार बार बोलता हूं बेटा, न्यूटन लेबनिज काम का चीज है। ऐसा नहीं है कि बिना न्यूटन लेबनिज के हम कर नहीं पाएंगे, कर पाएंगे। आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं, सेकेंड या थर्ड एक्सरसाइज में 3 या 4 एमसीक्यूज की दिए हैं एनसीईआरटी में, जा करके देखना। एक उसमें सब्स्टिट्यूशन से बनाएगा जो न्यूटन लेबनिज पे भी बनता है। सर कौन सी बोली आपने? एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.7 या 7.8 है। सेकंड एक्सरसाइज और डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको मिल जाएगा। सेकंड या थर्ड आपको देखो, आई थिंक सेकंड इक्वेशन, सेकंड एक्सरसाइज ही है डेफिनेट इंटीग्रेशन का सेकंड एक्सरसाइज। जब लिमिट एज अ सम के बाद वाले जाओगे सब्स्टिट्यूशन में, तो जो 3 एमसीक्यू दिए हैं उसमें से लास्ट वाला एमसीक्यू है वही। 3 में से कोई एक तो है, लास्ट वाला मेरे को ज्यादा उम्मीद है कि वही होगा। चलिए, वी हैव 15 मिनट्स एंड वी विल ट्राई टू कंप्लीट पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड इट इज वेरी सिंपल गाइस। पोलर कोऑर्डिनेट के बाद आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल आएगा। जो सच पूछो तो पोलर कोऑर्डिनेट और एग्जैक्ट डिफरेंशियल अभी आपके लिए ज्यादा काम नहीं आने वाले हैं, लेकिन इतने आसान हैं कि इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। सर क्यों पढ़ रहे हैं बेटा? क्योंकि वही चीज है कि अपना जो मकसद है उसको आसान करने का एक तरीका है और कुछ नहीं। आप क्या कर रहे हो? डिफरेंशिएट कर रहे हो। न्यूटन लीबनिज ने आपको एक तरीका बताया, आप जल्दी से डिफरेंशिएट कर दो किसी इंटीग्रेशन का। वैसे ही पोलर कोऑर्डिनेट और एग्जैक्ट डिफरेंशियल, इसके बाद वाला जो कॉन्सेप्ट आएगा, ये भी सेम फंडामेंटल पे काम करते हैं। आपके डिफरेंशियल इक्वेशन को आसान तरीका से बना देते हैं और कुछ नहीं। पोलर कोऑर्डिनेट में चाहिए क्या क्या बेटा? बस कुछ नहीं सर, जो बचपन में आपने पढ़ा था क्लास 10th में। पोलर कोऑर्डिनेट होते क्या है सर? पोलर कोऑर्डिनेट कुछ और नहीं सर, एक लाइन यहां से ड्रॉ कर लीजिए। आप ध्यान से समझते जाइएगा। इस पॉइंट का 2 पॉइंट से कंसीडर किया जाता है। पहला पॉइंट होता है बेटा कि अगर ये पॉइंट P है और कार्टेशियन में इसका वैल्यू x और y है, तो कई लोग अपने हिसाब से x का वैल्यू लेते हैं। मालूम है ना आपको क्या लेते हैं बेटा? बता सकते हो आप लोग? r cos थीटा, y का वैल्यू क्या है? और इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपको मिलेगा r sin थीटा बाई r cos थीटा, मतलब r कैंसिल, tan थीटा इज इक्वल टू y बाई 2 मिल जाता है आपको। समझ में आया? ऐसे किया जाता है। बाकी टाइम आपकी मर्जी है बेटा। x को आप r cos थीटा ना मान करके, r sin थीटा ना मान करके आप दूसरा मान लीजिए। मतलब क्या क्या मान ले सर आप? बेटा x को मान लीजिए r secant थीटा एंड y को मान लीजिए r tan थीटा। ये जनरली नहीं मिलता है हर जगह पे, मैं आपको बता दे रहा हूं, दिमाग में रखिएगा। x को मान लीजिए r sec थीटा, y को मान लीजिए r tan थीटा। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपको यहां पे मिलेगा sin थीटा इज इक्वल टू y बाई x, ये मिल जाएगा। चलिए मैं पहले केस 1 को कंसीडर करता हूं। बहुत आसान है, बस थोड़ी सी फोकस की जरूरत है और कुछ नहीं। पहला बेटा मैं केस कंसीडर कर ले रहा हूं कि x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा। दोनों साइड स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, यू विल गेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना? मिलेगा? यही मिलेगा सर, r स्क्वायर ही मिलेगा। यस सर, यही मैंने स्क्वायर करके ऐड कर दिया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो 1 बन गए। यस सर। बात समझ में आती है? अब बेटा एक काम कीजिए, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना था, जरा इसको डिफरेंशिएट करके देखिए। याद रखिए, अब मैं वैसे करते क्या? अगर आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा? 2x प्लस में 2y 2y यस सर, 2y dy upon dx dr बाई dx, यस यही होगा ना? यस सर। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, इधर dx मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत? नो सर। इसलिए इसको हटा दिया जाता है। समझ गए? यस सर। यस, बिल्कुल याद रखिएगा कि जहां पर मुझे x dx दिख गया, y dy दिख गया, अपन लोग लिखेंगे हर dr। ओके सर, ये जरूरी है बेटा। आप इसका जादू देखोगे परेशान हो जाओगे, बोलोगे सर क्या जबरदस्त चीज बताया आपने, इतना जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करता है ये।
फिलहाल आपको दिख गया रहेगा कि x dx प्लस y dy इज इक्वल टू r dr दिख रहा होगा, दिखा कि नहीं दिखा सर? बिल्कुल दिख रहा है सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है? x dx प्लस y dy इज इक्वल टू r dr। अब कहानी को ध्यान से समझिए, कहानी ये है कि जब जब आपको x dx प्लस y dy दिखेगा, आप उसको रिप्लेस करना r dr से, डायरेक्ट रिप्लेस करना। जब जब आपको x दिखेगा r cos थीटा से रिप्लेस कीजिए, और जब जब आपको y दिखेगा r sin थीटा से रिप्लेस कीजिए। कहानी बिल्कुल आसान हो जाएगी। एक काम और करते हैं सर, थीटा कौन है? थीटा कौन है? देखिए मैं tan इनको inverse y by x। y by x से याद रखिएगा। वैसे मैं दूसरा चीज भी आपको समझाना चाहता हूं। दूसरा चीज ये है बच्चा लोग कि आपने लिखा है tan थीटा इज इक्वल टू y by x। जरा इनको डिफरेंशिएट करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे सर? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे ही आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे बेटा, tan थीटा का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा। अग्री करते हो? हाँ जी सर करते हैं। d थीटा बाई dx आ जाएगा। y बाई x का डेरिवेटिव क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? सर प्रोडक्ट लगेगा इसमें, x स्क्वायर x dy by dx b into derivative of u minus y dx into derivative of v। upon होल डिवाइड पर चलो क्या हो गया? x स्क्वायर x स्क्वायर हो गया। मैंने dx, अब जानते हो कि अगर इधर dx का मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में dx आएगा, dx तो dx क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। फाइनली जो आपको मिलेगा बेटा वो मिलेगा x by minus y dx is equal to x स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। बात समझते हो? हाँ जी सर समझते हैं। क्या बेटा आप मुझे ये बता पाओगे कि अगर x को क्या रिप्लेस करने को मैंने बोला था? rdr r dr तो ये है x dx y r dx sin theta। r cos थीटा, ये हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू में d थीटा। बेटा ये दोनों कैंसिल होकर आंसर दिए 1। फाइनली यू विल लेफ्ट विद x dy माइनस y dx इज इक्वल टू r स्क्वायर d थीटा। बोलो चमका कि नहीं चमका सर? बिल्कुल चमक गया सर। अब सुनिए कहानी में जबरदस्त चीज। जबरदस्त चीज ये है कि जब जब x दिखेगा r cos थीटा लिखोगे, जब जब y दिखेगा r sin थीटा लिखोगे, जब जब आपको x dx प्लस y dy दिखेगा आप r dr लिखोगे, और जब आपको x dy माइनस y dx दिखेगा r स्क्वायर d थीटा रखोगे। सर इतने करने से आंसर आ जाएगा, गारंटी है आ जाएगा। दो चीज दिमाग में होनी चाहिए। इन केस अगर मुझे नीड हुआ तो मैं r स्क्वायर को ये चीज से रिप्लेस कर दूंगा। मुझे अगर नीड हुआ तो, नीड होता भी ऐसा नहीं है, और अगर नीड हुआ बेटा तो मैं थीटा को tan इनवर्स ऑफ y बाई x लिख दूंगा। दो चीज हो जाएगी। सर एक काम करो ना, जो आप जादू बोल रहे थे जरा दिखाइए। बेटा सेम कहानी आप यहाँ पे भी ट्राई करना, ऐसा ही करने को। इनको सबट्रैक्ट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, और एक बार साइन थीटा को डिफरेंशिएट करके देखना, आंसर आ जाएगा। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही बता रहा हूं, बाकी ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 1 को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, और याद रखिएगा बेटा इस पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन जब आते हैं और इनका यूज होता है तो जितना जल्दी ये सॉल्व करेंगे ना, बाकी आप वेरिएबल सेपरेबल और बाकी सारे मेथड से नहीं कर पाओगे। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि इनके बिना नहीं कर पाओगे, यार इनके बिना भी कर पाओगे, लेकिन इनसे जल्दी नहीं कर पाओगे। इसलिए तरीका इजाद करना ऑब्वियस ही बात है। चलिए पहले क्वेश्चन को ट्राई करते हैं बेटा। x dx प्लस y dy इज इक्वल टू x इंटू x dy माइनस y dx। किसी को याद है बेटा अब किससे रिप्लेस होने वाला है? r dr। परफेक्ट। x dx प्लस वाला किससे रिप्लेस होगा? r dr से। और देखिए x x y y, इसमें x y होता है, y x होता है। समझ गए? हाँ जी सर समझ गए बिल्कुल। ये हो गया r dr इज इक्वल टू x को किससे रिप्लेस करेंगे आप लोग? r cos theta। r cos थीटा से। और ये कैसे रिप्लेस होगा बेटा? r square dr। r स्क्वायर d थीटा। चमका कि नहीं? चमक गया सर, बिल्कुल चमक गया सर। r और r कीजिए कैंसल, इधर क्या मिलेगा बेटा आपको? dr बाई r स्क्वायर इज इक्वल टू cos थीटा d थीटा। सर ये क्या किया आपने? r अलग कर दिया बेटा, मकसद ही वही है अपना। एक वेरिएबल एक साइड, दूसरा वेरिएबल एक साइड। जो पहले x और y के टर्म्स में वेरिएबल थे, अब r और थीटा के टर्म्स में आप वेरिएबल दिखा रहे हो, और कुछ नहीं। अच्छा इसका मतलब सर हम लोग इंटीग्रेट करना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल।
इंटीग्रेट कीजिए। Yes, sir. इंटीग्रेशन ऑफ dr by r स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा d थीटा dr by r स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू cos थीटा का डेरिवेटिव होता है बेटा sin थीटा प्लस का c भी तो लिखोगे ना, इंटीग्रेशन तो है c। सर इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद आपको वापस x और y में लिखना है कहानी को। ओके, लिख देंगे, बड़ी बात नहीं। बताइए जरा r को क्या लिखना था? r को क्या लिखना था? x by cos theta। r को लिखना था बेटा रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। भूल गए आप? यस सर, सर मैंने बोला जरूरत पड़ा तो आप लिखिए। साइन थीटा को क्या लिखना था बेटा? सर r cos परफेक्ट। Y by X. y by x नहीं, x by r। बेटा यहां से देखो y by r हो जाएगा, y by r। ओके, एक काम करते हैं, y by r हो गया और वापस से r को किससे रिप्लेस करते हैं बेटा हम लोग? x square plus y square y हो गया प्लस का c। c कितने लोग समझ पाए जादू को? क्या सर, कैसा जादू है बेटा? y बोलिए। y minus 1 is equal to c into root over x square plus y square। y Root- minus equal to c और into c। c ये माइनस में आ जाएगा एक्चुअली में, देखोगे ध्यान से तो। yes sir हाँ सर। तीन लाइन लेके आओगे। सर अगर मुझे ये नहीं आता तो क्या करता? ट्राई कीजिए वेरिएबल सेपरेबल से करने का, तो आ जाएगा। बहुत बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हो। समझ गए? x और y में अलग रखना। क्या करोगे आप? x और x को अलग रखना, y और dy को अलग रखना, एक साइड रखना। मैं दूसरे में से एक को बताना चाहूंगा बेटा। ये देख रहे हो आप कितना खतरनाक सा दिख रहा है? yes sir हम इसको यहीं पे सॉल्व कर दो, ज्यादा दूर नहीं, बस इधर ही सॉल्व कर दो। देखना कैसे। We have 4 मिनट लेफ्ट एंड ये हो जाएगा। आप लोग बस इतना बताइए बेटा जल्दी से कि लेफ्ट साइड को देखते हुए क्या मैं इस चीज को x dx प्लस y dy डिवाइड बाय x dy माइनस y dx लिख सकता हूँ? yes sir लिख सकते हैं सर। रूट के अंदर जो बैठा है Yes, बेटा sir. 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ। हाँ जी सर लिख सकते हो। Yes, sir. डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ। हाँ जी लिख सकते हो। अभी कर रहे हैं बेटा इतनी चीज से आपको सीधा सीधा दिखेगा सर किसको क्या रखना है, किसको Yes. क्या रखना है बेटा? सिर्फ फर्स्ट वाले को इसको क्या रखना है? r dr आर डी आर। नीचे वाले को क्या रखना है? आर स्क्वायर डी थीटा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस, इसको क्या रखोगे बेटा लोग? R square. आर स्क्वायर। वेरी गुड। डिवाइड बाय r square क्या नीचे वाले से मैंने रूट को हटाया, आर बचेगा बेटा। ये नीचे वाला आर स्क्वायर हटा दोगे आर, yes मैं कुछ अलग थोड़ी बता रहा हूं। ये हो गया बेटा डी आर आर स्क्वायर। जरा ध्यान से देखिए ना, आपको यही मिलेगा बेटा। थोड़ा दिमाग लगाइए आप लोग। बेटा आर स्क्वायर का रूट कितना होता है? आर ही होता है ना। आर का क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आर स्क्वायर बचा डी आर डिवाइड बाय डी। और मैंने ऐसा आर स्क्वायर को इधर लेके आओ। क्यों लेके आओ? मकसद नहीं भूलना है। इंटीग्रेट कीजिए। जैसा ही आप करोगे इंटीग्रेट बेटा आपको कहानी में फॉर्मूला दिखेगा। किसका? dx अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। याद है किसी को फॉर्मूला? फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा, मैं नहीं याद कर सकता आपको। yes sir साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए। यहाँ पे x नहीं है r है, हो जाएगा r बाई ए 1 है d थीटा इंटीग्रेशन होगा थीटा प्लस का c। ओके, इसका मतलब समझे आप? हाँ जी सर, क्या समझे आप? r इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा प्लस c। ओके, r कौन है आपका? r है रूट ओवर ऑफ x square एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा प्लस c। ये आंसर आ जाएगा। लेकिन बगल में लिखिएगा जरूर। क्या लिखना है सर?
वेयर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। ऐसा क्यों लिखा सर आपने, ये बताओ। लिखने का वजह ये है बेटा कि हमको डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर एक्स वाई के टर्म्स में दिया है तो हमें फाइनली उसको सॉल्व करना होता है एक्स और वाई के टर्म्स में। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमें लग रहा है, देखो हिंट होता है यही चीज, ये जहां पे दो चीज मिल गए यही हिंट है पोलर कोऑर्डिनेट का, बाकी कोई नहीं। पोलर कोऑर्डिनेट का यही हिंट है और कुछ है ही नहीं। मतलब सर जब कहानी में यही दो दिखेंगे तो ही करूंगा, यस एग्जैक्टली, ये दो दिखेंगे तो ही आपको करना है, अदरवाइज भूल जाओ। ये दो टाइप के लिए और आपको क्वेश्चंस बहुत कम आएंगे, और आएंगे तो बहुत ही आसानी से कन्वर्ट हो जाते हैं, बहुत इजीली कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर आप क्या करते हैं बेटा कि जहां जहां पे उनका वैल्यू है आप रखिए, डी आर और डी थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेट करने के बाद वापस से आर और थीटा को चेंज कर दीजिए एक्स और वाई के फॉर्म में, आंसर आ जाता है। क्या थर्ड वाला खुद से ट्राई करोगे? हाँ जी सर करेंगे, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा बेटा एक्स डी एक्स और वाई डी वाई की जगह पे क्या रखोगे? dx आर डी आर। यार सॉरी yes ओके, इसके जगह पे क्या रखोगे आप? सर r square d theta माइनस आर स्क्वायर डी थीटा आएगा। सोचिए जरा, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स था, देखिए आप उल्टा लिखा है इसने, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, तो आप लोग लिखोगे माइनस आर स्क्वायर डी थीटा। एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या रखोगे बेटा? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक्स का वैल्यू होता है आर कॉस थीटा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे क्या रखोगे आप? आर स्क्वायर। खत्म हो गया कहानी, तुरंत ही सिंप्लीफाइड हो जाएगा। सर आते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल में। बेटा एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल एक क्वेश्चन बताऊंगा, सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या करना है आपको कि इन सारे का डेरिवेटिव फाइंड करके आना है। एक मैं बता दे रहा हूं, चलो मैं दो बता देता हूं और बाकी का आपको करना है। अगर आपसे कोई पूछे बेटा डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, तो आपको क्या करना है कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई बस सामने वाला डीएक्स नहीं देता है। जैसे मैं हर जगह से डीएक्स को गायब कर रहा था, एग्जैक्ट डिफरेंशियल में वही होता है कि हम पार्ट बाय पार्ट को डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, कैसा बोल रहे हो सर आप कि बेटा सबसे पहले एक्स को डिफरेंशिएट करो। एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? 1। मतलब आप ऐसा लिखोगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई इज एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, पार्शियल पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है आपको। डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई आप लिखोगे, कैसे लिखोगे बेटा? यू इंटू वी रूल पे तोड़ दो, एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब समझते हैं? जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हो वही कहानी में है, बाकी सब आपके लिए कांस्टेंट है, समझे आप? इसको अगर आप डिफरेंशिएट करते भी तो आपको यही मिलता है, u इंटू वी रूल पे अगर आप ब्रेक करोगे इसको मिल जाएगा बेटा u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, मतलब x इंटू डेरिवेटिव ऑफ v y प्लस में y। यस सर। x को कांस्टेंट मानो, y का डेरिवेटिव, y को कांस्टेंट मानो, x का डेरिवेटिव। पार्शियल डिफरेंशिएशन। सर dx किधर गया? बेटा dx गायब हो गया, पार्ट बाय पार्ट में हम dx को नहीं काउंट करते। अच्छा, मतलब आप ये बोल रहे हो सर कि ये u बाई वी के फॉर्म में आप इसको सिंप्लीफाई करोगे? यस एग्जैक्टली, वही करने वाले बेटा। इसको आप करना, मैं ln xy का कर ले रहा हूं। सबसे पहले किसका करोगे? ln xy का। ln xy का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? 1 अपॉन xy। फिर किसका डिफरेंशिएशन करोगे? xy का। xy का डेरिवेटिव क्या होगा? x को कांस्टेंट प्लस y को कांस्टेंट x का डेरिवेटिव। क्या मुझे फोर्थ वाला आप लोग बता सकते हैं? 1 upon x plus y। उसके बाद x प्लस y का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव dx। यस सर। और dx plus dy। y मतलब सर वो कहानी गया कि जब dx को डेरिवेटिव हम लोग 1 लिख देते थे बेटा, 1 इसलिए आता था क्योंकि आप लिखते थे डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आंसर 1 आता था। अब इसको हटा दिया आपने तो सिर्फ ये बच जाता है, समझ गए? यस सर। बिल्कुल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से हैं जी, कल मैं कंटिन्यू करूंगा। एक सवाल है बस, उसके बाद अपन लोग होमोजेनियस एंड रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस खत्म कर देंगे। फिर लास्ट बच जाएगा अपना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब हड्डी और लडी, और एक और बचेंगे बडी, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी आएगा। एनीवे, कहानी खत्म आज का। किसी को कुछ डाउट है तो बेटा लोग पूछ सकते हैं। एंड वन